Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss most important question of chapter coordination compounds. आज हम लोग बात करने वाले हैं important question, 10 important question आपको बताएंगे coordination compounds से। तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं 100% श्योर, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपका प्यार बना रहा तो हम सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो और बाकी आप लोग जानते हो कि जैसा कि इस बार थोड़ा सा सीबीएसई का जो है कॉपी करेक्शन चेंज हुआ है, क्योंकि आप ऑनलाइन कॉपी चेक होंगी, तो उसके लिए आप लोग जो है स्टेप नहीं मिस करोगे कि स्टेप वाइज जो है आपको हर स्टेप लिखा हुआ है कि हर स्टेप पे आपको मार्क मिलने वाले हैं। और लिखना थोड़ा सा ठीक ठाक है, ऐसे लिखना है ताकि जो है स्कैन आसानी से कॉपी आपकी हो जाए। ओके, तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये श्योर है बिल्कुल। और आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ में चाहो आप क्वेश्चन सॉल्व करो या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना एज यू विश। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर इसी के साथ में पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है आपका Which of the following is more stable, complex and why? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, जो आप देख सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन, Which of the following is more stable, complex and why? इसमें कह रहे हैं ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, पहला कॉम्प्लेक्स ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें देखो ये जो अमोनिया है ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड। और ये जो है इथाइलिन डायमाइन ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। और ये चिलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि ये चिलेट मतलब होता है ये साइक्लिक रिंग बना सकता है। कौन सा? बाइडेंटेट लिगेंड। आपने पढ़ा होगा बाइडेंटेट लिगेंड, ईडीटीए, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये ऑक्सीडेट, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये सब जो है चिलेटिंग लिगेंड जो है बना सकते हैं। कौन सा लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड, ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। तो चिलेटिंग लिगेंड जो बनाते हैं, जो रिंग बनाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो आप लिखोगे दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू चिलेट इफेक्ट। आपका मैंने आंसर भी लिख रखा है यहाँ पे, देखो COEN का होल प्राइस प्लस 3 मोर स्टेबल दैन दिस बिकॉज इथाइलिन डायमाइन इज द बाइडेंटेट लिगेंड दैट फॉर्म द चिलेट रिंग with the metal ion. Chelation increases the stability of the complex, क्योंकि जो चिलेशन होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो कभी भी अगर आपको चिलेटिंग लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड में अगर पूछा जाए, पहचान होनी चाहिए चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से बनाते हैं। ठीक है, जैसे बाइडेंटेट लिगेंड बना सकते हैं, ट्राइड भी बना सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड बना सकते हैं। तो ये जो होते हैं चिलेटिंग लिगेंड शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो चिलेटिंग लिगेंड अगर कोई है उसमें, तो समझ जाना कि ये ज्यादा स्टेबल होगा दैन मोनोडेंटेट लिगेंड से। ओके, तो इसका आंसर जो है ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है give the two example of ligands which form the coordination compounds useful in analytical chemistry। कह रहे हैं दो आप कंपाउंड के नाम बताइए जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते होंगे EDTA जो है, एक EDTA आपने पढ़ा भी होगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। दूसरा DMG, डाइमेथाइल ग्लाई जो है ग्लाइऑक्साइड, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड। एक DMG है, एक आपका EDTA है। तो दोनों जो है यूज किए जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। EDTA का यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में EDTA का यूज किया जाता है। अगला है एंटीकोगुलेंट इन ब्लड सैंपल। जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है वो एंटीकोगुलेंट यानी कोगुलेशन को जो है रोकने का काम करता है। एंटीकोगुलेंट ब्लड में इसका यूज करते हैं, इसका EDTA का। दूसरा है DMG का काम है रिमूव एंड मेजर द ट्रांजिशन मेटल्स लाइक कोबाल्ट इन द सी वाटर। सी वाटर में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं जैसे कोबाल्ट वगैरह होता है, तो कितना है या नहीं है, कितना परसेंट है, इससे हम मेजर कर लेते हैं। DMG का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है रिमूव एंड मेजर द ट्रांजिशन मेटल्स, हम उसको हटाने के लिए और उसकी मेजरिंग करने के लिए हम ट्रांजिशन मेटल का जो ट्रांजिशन मेटल को मेजर कर लेते हैं कि उस सी वाटर में कितना जो है कोई ट्रांजिशन मेटल है, जैसे कोबाल्ट है या और ट्रांजिशन मेटल है, तो ये जो है कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, तो हम DMG का यूज करते हैं। ओके, तो ये था एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें हम लोग,
तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन था हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड, ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग बना लेंगे। देख सकते हैं आप, देखो हेक्सा एक्वा क्या लिखा है, हेक्सा एक्वा, हेक्सा मतलब कितने होंगे 6, तो H2O का होल 6, ठीक है। हेक्सा एक्वा मैग्नीज, तो मैग्नीज यानी Mn, ओके। और फिर लिखा सेकेंड आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड होना चाहिए यानी +2, और यहां पर +2 होगा, उसके बाद आयन लग जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया, देखो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। इसमें कह रहा है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पे आप देख सकते हो इसमें बोला है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि वाइल द हेक्सासाइनो, ये लिखा है हेक्सासाइनो, अगर इसी के साथ होगा तो उसमें कह रहा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कितने होंगे 1। एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका भी नाम लिख दे रहा हूं, जिसका नाम हेक्सासाइनो, साइनो क्या होता है Cn का होल 6, ओके। और क्या होगा बेटा Mn तो होगा ही, है ना। अब यहां पे चार्ज कितना आएगा -4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mn+2 में जब लाओगे, क्योंकि Cn पर जो है एक माइनस होता है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप तो 2 आ जाएगा। चेक कर लेना, देखो इसका x ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सबको ना भाई, इसको x मान लो जिसका निकालना है, और Cn का कितना, Cn पे एक माइनस होता है, तो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, और ये बराबर रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -4 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि इसमें जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों, ये रीजन आपको देना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें जो है चाहो तो एक्सप्लेन यहां से, देखो हम दोनों साफ करके दिखा दे रहे हैं। पहला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है, देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, कितना होता है 25, और इसका चार्ज कितना आएगा +2, इसका भी आप निकाल लेना x। वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा, तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा +2, ओके। तो यहाँ पे Mn+2 का हम लोग देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही लिया है, +2 आएगा 25, तो हो जाएगा आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता होगा सबको, और आर्गन के बाद आएगा 3d5 4s2। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो है आप दो पहले से 25 है, दो पहले से माइनस कर देते हैं, फिर 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, ये नहीं करना आपको, ठीक है। आपको 25 का करना है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकालना है। तो अब आउटर सेल कौन सी है 4, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बचेगा 0, क्या हो जाएगा 0। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, भाई +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब यहां पे 3d बचा, तो 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 5, और 4s, ये आपका 4s हो गया, ओके, ये हो गया 4s। देखो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, ओके। इसमें तो खाली है पूरा। तो अब यहां पे पूछा था इसमें 5 जो है इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, तो देखो वाटर जो होता है ये कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड, कैसा होता है WFL, वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए ये पेयरिंग नहीं करेगा। वाटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यही लिखना आपको। वाटर जो है वर्क कर रहा है वीक फील्ड लिगेंड की तरह, इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नीज का दिखाते हैं, देखो बेटा इसका साइनाइड का अगर करेंगे तो मैग्नीज का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा, +2 आएगा, तो यहाँ पर आर्गन, और आप समझ गए 3d क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे चार्ज आएगा तो 4s 0 हो जाएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि Mn+2 ये भी आएगा, Mn+2 ये भी आएगा। बस चेंज क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3d5, पहले d तो भर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से d भर लेंगे, तो d में कितने आर्टिकल होते हैं 5, ये देख सकते हो आप 5, 1 2 3 4 5, ओके। 4s पूरा खाली है क्योंकि 2 थे, दोनों जो है लॉस हो गए। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, Cn हो गया, है ना, Cn हो गया, साइनाइड हो गया, NH3 हो गया, इथाइलिन डायमाइन हो गया, जिसमें सब नाइट्रोजन और कार्बन जनरली जो है डोनर ग्रुप होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ओके। ये साइनाइड इथाइलिन डायमाइन हो गया, ठीक है, बाकी CO हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर जाएगा, तो पेयरिंग करेगा तो आप जानते हैं ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसमें जो है अगर पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5,
ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तब भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, है कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन है, दो के पेयर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अगर रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर जाएगा, इसलिए इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। यहाँ पर देखो बेटा ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप CFT से एक्सप्लेन करना चाहते, CFT में भी हम लोग बोला था CFT के द्वारा, तो देखो ये 6 लिगेंड है, तो कैसा बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ये भी 6 लिगेंड है, कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का अगर जो हम जो डायग्राम बना के दिखाएं आपको, जैसे आप देख सकते हो, देखो ये आपके जो है d ऑर्बिटल होते हैं, ये हो गए d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ओके। अब यहां से जो है आपको हम दिखा दे रहे हैं, आपको ध्यान होगा ऊपर होते हैं Eg और नीचे क्या होते हैं? T2G। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? T2G। बाकी ये बैरी सेंटर होता है, आपको पता होगा, ये क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल नॉट से दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन थे वाटर के केस में, वाटर के केस में कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था। तो वीक फील्ड लिगेंड में जो है पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऊपर 1 2। अब आप देख सकते हो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, जैसे साइनाइड था, तो ये पेयरिंग कर जाते दोनों इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग कर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाते, तो फिर क्या हो जाता है? यहीं पे पेयर कर जाते हैं ऐसे। तब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता। कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं? इसका मतलब सही हो गया। वाटर के केस में बनेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के केस में, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। और साइनाइड के केस में क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, समझ गए। और यहाँ पे 2 का पेयर हो जाएगा, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो आप ऐसे बना करके उनको दिखा सकते थे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके आप उसका वाटर का अलग बना कर देना और साइनाइड का अलग। साइनाइड में पेयरिंग दिखा देना और वाटर में पेयरिंग नहीं दिखाना। डन। तो ये था आपका जो है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसमें है बेटा, क्या है? हाँ, इसमें एक चीज और देखो, समझ बेटा, यहाँ पे लिखा है डेल नॉट अगर ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल। एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में जो एनर्जी यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? पेयरिंग एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ले सकता है। तो यहाँ देखो, डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी अगर है तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और अगर डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है तो D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है CFT के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो, अब बिल्कुल इसको याद कर लो, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बिल्कुल समझ लो इसको। 1 2 3 4 5, ओके। ऊपर अभी मैंने बताया था Eg ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं? 2। और नीचे अभी मैंने बताया था T2G होते हैं, कितने होते हैं? 3, ओके। T2G और ये हो जाएगा Eg। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, देखो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? डेल नॉट, ओके। अब पहला जो केस दे रखा है, उन्होंने कहा कि अगर डेल नॉट लेस देन होगा तो क्या होगा, और डेल नॉट ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए समझ ले थोड़ा सा और एक चीज यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल अच्छे समझना, क्योंकि ये जो समझ लो, अगर समझ लिए तो बहुत अच्छे से कर लोगे। ये हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा Eg। देखो समझते हैं, ये T2G Eg, अगर इनके बीच का गैप ज्यादा है, बात समझ लेना, अगर इनके बीच का गैप ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। तो गैप ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी कि डेल नॉट अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, डेल नॉट अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ये गैप ज्यादा है अगर, ठीक है, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां जा नहीं पाएगा, तो मजबूरन इसको इलेक्ट्रॉन को यहीं पे पेयर करना पड़ेगा। कहां पे? नीचे, यहां पे पेयरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर बनना है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, क्यों? ये डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, पेयरिंग हो गई है तो लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब अगर डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है
तो लिगेंड होगा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बात समझ में आई? अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, तो पेयर कट जाएगा, इसलिए और पेयर कौन करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब SFL जो है जो शो करेगा वो डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब उल्टा इसका इधर देखो, इसका गैप अगर कम है, बात समझ लेना, अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाएगा, यानी 1 2 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर नहीं करेगा क्योंकि गैप कम है, तो यहाँ इसका मतलब डेल नॉट जो होगा वो लेस देन क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी से। डेल नॉट जो होगा लेस देन, क्योंकि ये गैप कम है। अच्छा गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो पेयरिंग नहीं कर रहा, और पेयरिंग कौन से नहीं करते हैं? WFL। तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो कंडीशन ये है बेटा कि अगर डेल नॉट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर डेल नॉट कम है, किससे? डेल नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। इतना समझिए, पहचान लोगे। अगर डेल नॉट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और डेल नॉट अगर कम है पेयरिंग एनर्जी से तो वीक फील्ड लिगेंड। तो हम लोग अगर बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो उसमें क्या किया था? पहला केस क्या था भाई? देखो पहला केस था D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुमको बताना था। किसका? D4 का। और इसमें डेल नॉट जो है ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब आप बताओ, डेल नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कि वीक फील्ड लिगेंड? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कि वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि गैप ज्यादा है तो पेयरिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे बेटा? T2G4। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने हैं? यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा जब ये कंडीशन होगी और D4 का करना होगा। डन। दूसरा दिया था उन्होंने D6 का, तो D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तब करना है जब डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी से होगा। तो डेल नॉट अगर कम होगा पेयरिंग एनर्जी से तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो यहां जाएंगे, मतलब 3, फिर 4 5 और एक यहां। अब मजबूरन यहां पेयरिंग करनी पड़ेगी। बेटा एक बात समझ लेना, वीक फील्ड लिगेंड है ये बात सही है, तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा बॉन्ड के रूल से 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे पेयरिंग हो गई, क्यों? क्योंकि अब छठा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाएगा तो नीचे से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। तो T2G में 4 हो जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा T2G4, और EG में कितने हैं? 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका बन जाएगा? D6 का। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एक डेल नॉट अगर लेस देन पेयरिंग है तो वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग भरना है, और अगर डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी से तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग भरना है। ओके, चलो चलो, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब समझिए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द कॉम्प्लेक्स FeN का होल्ड बाय Cl2Cl आइडेंटिफाई द। हाँ, तो इसमें पूछा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आयरन का, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हैं, वेदर देयर इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है तो बताओ, अगर है, और या नहीं है, अगर है तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट पहले क्या पूछा? ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकाल लोगे बहुत आसानी से इसका। क्यों? यही से निकाल दे रहा हूं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसको x मान लो, जिसका निकालना है x। और इथाइलिन डाइमेट न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है? 0। ओके, इसकी तो 0 हो गई। क्लोरीन, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस। ठीक है, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ Cl, तो ये भी 1 माइनस, 3 Cl है, 3 माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x बराबर 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर कितना आ गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आ गई +3, जो कि फाइंड कर सकते हो आप लोग भी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान, बस जिसकी निकालना उसको x मान लो। जितना न्यूट्रल लिगेंड उनकी 0 होती है, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अगला, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। Fe है, देखो बेटा यहाँ पे कितने लिगेंड है पहले बताओ? 2 लिगेंड तो ये हो गए क्लोरीन, और ये बाइडेंटियल लिगेंड होता है, तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, यानी कि 6 लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम बना दे रहे हैं, देखो इधर ये हो गया Fe, और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 फॉर्म, एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, या तो पहले 6 बना दे रहा हूँ। ठीक, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा दे रहा हूँ, पहले 6 बना दे रहा हूँ, फिर ट्रांस बना दूंगा। ओके, और
इस पे बाहर प्लस चार्ज आएगा, क्यों आएगा बता दे रहा हूं अभी। और क्या बचा, अमोनिया, तो अमोनिया लेते हैं यहाँ NH3, अमोनिया नहीं था, इथाइलिन डाइमाइन था ना, तो EN, इथाइलिन डाइमाइन बाइडेंटेल लिगेंड होता है, तो इसको इस तरह से बनाना जरूर, इसका मतलब होता है, देखो इथाइलिन डाइमाइन जो होता है वो बाइडेंटेल लिगेंड होता है, क्योंकि आपको पता होगा CH2 NH2 CH2 NH2 ये इथाइलिन डाइमाइन है, ठीक है। तो इसमें डोनर एटम दो है नाइट्रोजन, एक ये और एक ये, तो इसलिए इसको दो बार से लिखा, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे बनाना इसको। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड में है, ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो क्या बनेगा, सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांस फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो आपने देख ही दिया था, Fe और En का होल ट्वाइस और Cl2 और एक बाहर Cl था। अच्छा जब तोड़ोगे इसको, एक Cl पे माइनस होता तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, इसीलिए ये प्लस लगाया। इस पे माइनस होता है तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस, आयनाइज करेंगे जब, ठीक है। ये वाला आयनाइज नहीं होता है, ये आयनाइज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, इसीलिए प्लस लगा दिया। अब दूसरा इसका सिस बना तो इसका ट्रांस नहीं बनेगा, तो ट्रांस में देख लो भाई, ट्रांस में जो है अपोजिट साइड पे जो है बता देंगे, देखो यहाँ पे Fe, अब क्लोरीन जो है 180 डिग्री पे कर देंगे, देखो यार, ठीक। और यहाँ पे EN लगा दोगे ऐसे, और एक EN इधर लगा देंगे ऐसे, ठीक, ऐसे ही बनाना है। और फिर यहाँ पे प्लस लगा देना, डन। तो ये एक सिस हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस। ये सिस फॉर्म हो गई, ये ट्रांस फॉर्म हो गया। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 डिग्री पे है तो ट्रांस, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो क्या कहेंगे, सिस फॉर्म। तो अब ये जो सिस और ट्रांस बने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, दो। कितने पॉसिबल है, दो। अब क्वेश्चन और कहा था तीसरा कि अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है इनमें, तो वो भी बना के दिखाइए। तो पहली बात देखो, ऑप्टिकल आइसोमर ट्रांस का नहीं बन पाएगा, क्यों, ट्रांस का इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ये सुपर इंपोज हो जाएगा, सिस का बन जाएगा। देखो वो क्यों नहीं बन पाएगा, उसका रीजन ये है, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो उसका रीजन ये है कि अगर आप ट्रांस का बनाओगे तो सेम बन जाएगा, Cl अगर यहां मिरर लगाओगे, ठीक है, तो ये सेम सुपर इंपोज हो जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा ऐसे, Fe देखो ऐसे बनेंगे ये, तो बिल्कुल सेम। मिरर में देखोगे तो एग्जैक्ट सेम होंगे, ये सुपर इंपोज हो जाएंगे। सुपर इंपोज का मतलब इसको उठा के इस पे रख सकते हैं, है ना, तो ये सुपर इंपोज हो जाएगा। और अगर सुपर इंपोज हो गया तो समझ लो इसमें जो है क्या नाम है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर तभी बन सकता है जब एक दूसरे को मिरर इमेज तो हो। ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इंपोजेबल, लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इंपोज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांस में जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो फिर किसमें बनाएंगे, सिस में बनाएंगे, सिस में बन जाएगा। तो देख लेते हैं, देखो ट्रांस में पॉसिबल नहीं है, सिस में बना के दिखा दे रहा हूं। ये तो यहां से हो गया, ठीक। अब सिस में कैसे, इसका मिरर लगाएंगे यहाँ पे, तो मिरर लगाएंगे, फिर यहां पे बना दे रहा हूं, यहाँ Fe, देखो इसमें एक क्लोरीन यहां था, अब यहां आ जाएगा, ठीक है। और यहां तक इथाइलिन डाइमाइन, ऐसे बना देंगे इसको, और एक इथाइलिन डाइमाइन यहां हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और यहां पे प्लस जाता है, ये हो गया। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है, क्या है ये, ऑप्टिकल आइसोमर। देखो ये इसका मिरर इमेज भी है और सुपर इंपोज भी नहीं। अगर इसको उठा के इस पे रखो तो देखो इधर En जो है वो इधर आएगा, तो ये सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये हाथ जो है एक दूसरे को सुपर इंपोज है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन मिरर इमेज है। देखो इसका थंब इधर जा रहा है, इसका थंब इधर जा रहा है, ये मिरर इमेज है लेकिन सुपर इंपोज नहीं है। ऐसे ही ये भी क्या है, मिरर इमेज है लेकिन सुपर इंपोज नहीं है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये था। अब तो इसमें क्वेश्चन क्या था, देखो द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2
कर दिया, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। दूसरे में जो है ट्रांस में जो है ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, सिस में बनेगा, ठीक है, सिस में पॉसिबल है, तो उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा करके दिखा दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग चल करके। चलो देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीबीडी का क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलना है, समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या फाइंड करना बता दे रहा हूं आपको फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बताना है और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। शेप तो आप देख के बता दोगे, शेप का मतलब ये है कि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, है ना। यहाँ पर देखो 2 लिगेंड ये है, 2 ये 4 है, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा होता है? बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि ऑक्सलेट आयन जो होता है C+O- और C+O-। तो यहाँ पर जो डोनर एटम है 2 है, तो 2 है डोनर एटम और मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो 2 जा 4, तो इसमें 4 काउंट किया जाएगा। 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6, ये भी 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हो। यहाँ पर देखो 2, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 जा 4 +2, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो अगर 6 लिगेंड आते हैं तो शेप कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो शेप तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अब आते हैं मेन, फिर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे सर। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी आसान है, और उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो। पहला आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले नंबर पे देखो, सबसे क्या दिया? क्रोमियम दिया है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 24, ओके, और इस पे चार्ज कितना आएगा? +3, क्योंकि अमोनिया 0 होता है, तो इसका X मान लो, और ये अमोनिया क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा बराबर मेरे को +3, तो क्रोमियम पे आ जाएगा +3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर ले रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन वाला है, तो आर्गन, ओके, 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक तो यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, तो यहाँ एक यहां से जाएगा अगर तो 0 हो जाएगा ये, और 2 यहां से जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3d3 बनेगा और 4s0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्रोमियम +3 का। तो 3d3 है, तो d में देखो बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं d में, और 4s में कितने हैं? 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से जो है देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ओके। अब देखो ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है, कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब पेयरिंग अगर होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जब पेयरिंग कराएंगे, अगर पेयरिंग करा देंगे तब भी घर पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके साथ करा दूं और ये अकेला हो जाएगा, मान लो अगर तुमने पेयरिंग करा दिया, देखो इधर, अगर मान लो तुमने पेयरिंग करा दिया तो इसके पास 3 वेकेंट ऑर्बिटल बच जाएंगे, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि D3 करके कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिया है, D2 करके दिया, D3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल जो है इसमें D पॉसिबल नहीं है, वेकेंट नहीं होंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी पेयरिंग नहीं कराना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पेयरिंग नहीं दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हमको लिगेंड कितने चाहिए? 6 लिगेंड, 6 लिगेंड है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 2 तो यहाँ से मिल गए वेकेंट ऑर्बिटल, एक ये तो हो गया आपका 3d, और ये कौन सा हो गया बेटा? 4s। यहाँ हमें 4p भी यूज करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए सर? 6, कितने चाहिए? 6, देखो 6 लिगेंड है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल के लिए हमें 4p का यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक अमोनिया अपना लोन पे डोनेट करेगा, एक अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक अमोनिया इधर, एक यहाँ, टोटल देखो 1 2 और 3 3 6, तो ये सब के सब जो है वेकेंट ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ D2, 2 D में खाली है तो लिखेंगे D2, एक S का खाली है तो लिखेंगे S, 3 P में खाली है तो D2sp3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ गया? D2sp, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? D2sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है D2sp3, डन, D2sp3 इस तरह से। उसके बाद पूछा इसका, आप बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। डाया मतलब 2 और 2 मतलब पेयर, है ना। तो डायमैग्नेटिक होगा कब? जब पेयर्ड होते सारे, लेकिन इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसका म्यू निकालो मैग्नेटिक मोमेंट, तो फार्मूला होता है √n n + 2।
तो कितना आ जाएगा म्यू इसका, यहाँ 3 रखो तो एन के यहाँ पे 3 रखो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और 5 3 जा 15 रूट 15 आएगा बीएम बोहर पर मैग्नेट आर्ट, जिसकी यूनिट होती है बोहर पर मैग्नेट आर्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया रूट 15, ये पैरामैग्नेटिक है, बस यही पूछा था आपसे। तो डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका D2sp3 सेम ऑक्टाहेड्रल, पहले बता दिया। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका जो हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट रूट 15 आ जाएगा। डन। ऐसे ही दूसरे वाला का भी निकालना है, तो अब कर लोगे दूसरे वाले का, देखो कैसे करोगे आप लोग अपने आप करिए, ये सब कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं थोड़ा। दूसरा अगर करना है CrH2O का होल्ड को, देखो बेटा अगर इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं तो अगर इसमें से एक भी अगर लिगेंड स्ट्रांग होता तो पेयरिंग हो जाती, अगर दोनों वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो आप देखो वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगी। इसमें देखो यहाँ पे CO है, रिश्ते का होल्ड है, ये का होल्ड है, तो यहाँ पर देखो इथाइलिन डायमाइन, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। अगर इसमें एक स्ट्रांग होता एक वीक होता तब भी पेयरिंग हो जाती, क्योंकि स्ट्रांग के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन दोनों वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो क्रोमियम का भी मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्डिनेशन, वैसे ही होगा, सेम होगा। क्रोमियम का कितना होगा बेटा 24, चार्ज आप निकाल लोगे इसका, बताओ अच्छा कितना आएगा। देखो क्रोमियम का मान लो X, मैं नीचे कर दूं, क्रोमियम का मान लो X, वाटर का होता है 0, ऑक्सीडेंट पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2 या 4, माइनस का 4 बराबर, फिर माइनस का 1। देखो अगर ये बाहर ब्रैकेट पे होता है इसको बराबर में रखा जाता है, तो माइनस का 1 तो X बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आ जाएगा 3, तो 3 चार्ज यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग जान ही गए, आर्गन 3d5 4s1। तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से भी, तो 3 कितने, एक यहाँ से आएगा 0 हो जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 3d3 4s0। तो 3d वाला बना ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, ओके 3d और यहाँ हो जाएगा 4s। तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन बांट दीजिए, 1 2 3, और यहाँ पे 4s तो खाली है। आप यहाँ पे देख लो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग इसमें भी नहीं होगी, तो ठीक है, तो सेम ही हो जाएगा। तो पेयरिंग इसमें भी, तो इसमें भी 4p यूज करना पड़ेगा हमें। क्यों 4p क्यों यूज कर रहे हैं सब समझिए, 4p इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड आएंगे, 2 तो ये है, तो 2 जब 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइट इंटेल लिगेंड है, और 2 ये 6 हो जाएंगे। 6 लिगेंड का मतलब हो गया हमें 6 वेकेट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक वेकेट ऑर्बिटल अपना लोन पे यहाँ देगा, सॉरी एक लिगेंड यहाँ और एक यहाँ H2, एक ऑक्सीडेंट यहाँ होगा, एक ऑक्सीडेंट यहाँ होगा, टोटल कितने ऑक्सीडेंट हैं। अब एक ऑक्सीडेंट में एक्चुअली क्या होता है, एक ऑक्सीडेंट में 2 डोनर एटम होते हैं, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीडेंट में कितने डोनर एटम हो जाएंगे 4, है ना। इसलिए हमें जो है 4 ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, 1 2 3 4। बात समझ रहे हो नहीं। ऑक्सीडेंट आयन भी मैंने बनाया था C माइनस, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, एक ये एक ये, तो एक ऑक्सीडेंट में 2 है तो 2 में कितना हो जाए 4, तो यहाँ पर ऑक्सीडेंट अपना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वेकेट ऑर्बिटल हैं देखो बेटा, तो 2 यहाँ तो लिखेंगे D2, एक ये तो S, 3 ये तो D2sp3, तो इसका भी देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया D2sp3, यानी सेम आ गया, जो इसका था वही इसका आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा जाए तो सेम ही होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो सब कुछ सेम हो गया, इसका और इसका तो सेम ही हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था, ये स्ट्रांग होने के बावजूद भी पेयरिंग नहीं कर पाया था, तो ये तो सेम हो गया, सब कुछ सेम ही आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और पैरामैग्नेटिक नेचर होगा इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो दे रखा है, इस पे क्या दे रखा है देखो, CONH3 का वोल्टेज, ये का वोल्टेज, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो कोबाल्ट यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, देखो इसको X मान लो, अमोनिया का 0 हो जाएगा, इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड 0 बराबर +3, तो आप समझ गए +3 आ जाएगा X की वैल्यू, तो X बराबर +3 आ गया, तो कोबाल्ट का जो होगा, कोबाल्ट का आएगा +3 चार्ज, इसका होगा एटॉमिक नंबर 27। एटॉमिक नंबर याद रखो, या बोर्ड में दिया भी होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो भाई, आर्गन 3d7 ये तो होता है कोबाल्ट का, किसका होता है कोबाल्ट का। अब यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज लगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 3 कहां से निकालेंगे, 2s से जाएंगे, 1 d से, तो बचेगा 3d6 और यहाँ हो जाएगा 4s0, ठीक है। 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 3d6 है, तो d में देखो भर दे रहे
डी में कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये खाली यहाँ 4p भी यूज करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि 6 लिगेंड यहाँ भी है ना, तो हमें जो है 6 वैकेंट आर्टिकल चाहिए, तो पेयरिंग करा दे रहे हैं। तो अब ये पेयरिंग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी यहाँ पे, क्या होगी? पेयरिंग। अब पेयरिंग होगी तो जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 इसके खाली हो गए, ठीक है। और ये 4s हो गया, और ये कौन सा हो गया 4p, ठीक, ये 4p है, 4s है, ये 3d है, तो पेयरिंग हो जाएगी, 2 इसके भी खाली हो गए, तो एक यहाँ पर लग जाएगा अमोनिया, एक यहाँ पे, बाकी खाली डायरेक्ट। देखो कितने 6 हैं, 2 2 4, तो इसका भी हाइड्रोजन क्या आ गया बेटा D2sp3, ओके। इसका भी हाइड्रोजन क्या आ जाएगा D2sp3, 2 D के खाली, एक S का, 3 P के। अब इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 0, क्योंकि इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, ये नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे पेयरिंग करने के बाद, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक, कैसा होगा डायामैग्नेटिक, ये होगा डायामैग्नेटिक। और शेप इसका कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल, शेप इसका कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल, डन। तो ये डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेयर हो गए सभी इलेक्ट्रॉन, डन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो आप समझ गए नहीं, करना क्या है, बस एटॉमिक नंबर दिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराइए, और नहीं है तो पेयरिंग मत कराइए। और आपने देखा था इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद पेयरिंग नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि अगर पेयरिंग करा तो D3 हो जाता, D3 पॉसिबल नहीं था। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है Cr(NH3) का होल 6+3 इज द पैरामैग्नेटिक, कह रहे हैं ये पैरामैग्नेटिक है और जबकि ये डायामैग्नेटिक है, NiCl का होल को -2, तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें लिख सकते हो आप सीधे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इसको आप करके देख लेना, अभी मैं किया ही था, सेम ही था, Cr(NH3) का होल 6 पर +3, तो ये अभी आपने किया था, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे इसमें, है ना, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, लिख देना। This complex compound have the 3 unpaired electrons, so it's the paramagnetic। और यहाँ पे Ni है, तो Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। यहाँ पे आप करिए इसका निकालिए x, Cl पर 1 माइनस होता है, 4 एटम है तो -4 हो जाएगा, बराबर -2, ये आ जाएगा +2, ठीक है। Ni पे +2 लगा देंगे, तो इसका कर लीजिए R और 3d8 और 4h2, ठीक है बेटा। तो 2 4 लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d8 d वाले भर दीजिए पहले 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ 4s पूरा खाली है। अच्छा, अब पेयरिंग क्यों होगी? पेयरिंग इसलिए होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड C है, तो ये पेयरिंग कर जाएगा इसके साथ। तो पेयरिंग अगर हो जाएगी, पेयरिंग तो क्या होगा बेटा, देखो अगर पेयरिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 2 2 और यहाँ भी 2, यहाँ पर एक अल्केन जो है वैकेंट आर्टिकल खाली है, बाकी ये S हो जाएगा। P भी चार्ज यूज करो, आप इसका हाइड्रोजन भी बता सकते हो, मुझे पूछा नहीं गया। तो देखो इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए डायामैग्नेटिक, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दूसरा इसका हाइड्रोजन पूछा नहीं गया, निकाला क्या निकाल सकते हो, क्या आएगा DsP2, 4 हैं तो 1 2 3 4, 4 यूज कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा DsP2, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, डन। पूछा नहीं गया, बता देना। तो ये आपका जो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक क्यों है आप समझ गए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, डन भाई। बताओ भाई, क्वेश्चन VBT से मिलेगा, श्योर है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, समझ लो, और आप क्या नाम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, ये पैरा या डाया, और आपका शेप, ये आएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिलना है। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनके बारे में एक एक एग्जांपल भी देना है। फिर कहा कि द आईपीसी नेम आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए और फिर इसका आईपीसी नाम लिखिए। तो हम लिख दे रहे हैं, चलो पहले देख ले रहे हैं, इसका आंसर लिख रखा मैंने। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिससे मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको पता होगा, नहीं पता तो देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोई मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं अभी इसी में, ठीक है। जैसे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। देखो कह रहे हैं इसमें वो ये है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटर एक्सचेंज होंगे। तो कैसे होंगे उसका एग्जांपल दिखा दे रहा हूं इसका मैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, ये
कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो इसका एग्जांपल ये है, तो एग्जांपल में आप देखो CO(H3) का होल 6, ये देखो +3, यहाँ CrCN का होल 6, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, अब देखो Cr के साथ पहले Cn था, अब हमने Cr के साथ अमोनिया ले लिया, कोबाल्ट के साथ पहले अमोनिया था, अब क्या हो गया, Cn हो गया। मतलब इसमें लिगेंड का आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया मेटल के साथ में, इसीलिए ये कैसा आइसोमर शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब समझ में आया, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बड़ा ब्रैकेट लगा है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, या इसी को कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन इंटाइटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको पता हो तो इसमें क्या होता है, लिगेंड का आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, जो डिफिनेशन मैंने लिख रखी थी। उसके बाद लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म वो शो करते हैं बेटा जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड जानते हो, जो दोनों साइड से बॉन्डिंग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये भी पता होना चाहिए। जैसे साइनाइड हो गया, देखो यहाँ पे द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू द मेटल, मेटल के साथ जो है डिफरेंट जो है क्या नाम है, जो अटैचमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, कॉल्ड द लिंकेज आइसोमरिज्म। दिस आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड देखो साइनाइड, साइनाइड क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी, ठीक है। इसमें देखो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बना रहा है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसको साइनाइड कहते हैं। थायोसाइनाइड, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्राइटो NO2 होता है, एक होता है ONO, नाइट्राइटो O लिखा जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर ऐसे लिखा होता तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कितने होते हैं, वो सब लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो CrH3 का होल 5 NO2, तो NO2 देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया, यहाँ भी देखो। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है इसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब जितने नाइट्रोजन यहाँ वहां सब सेम है, अमोनिया वगैरह। बस क्या होता है इसमें, अगर जो बॉन्डिंग देखो, इसमें जो है नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्रोमियम के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बाकी सब सेम है, चेक कर सकते हो। यहाँ पर नाइट्राइटो O, यहाँ पे नाइट्राइटो N लिखा जाता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर आपको दिखे कॉम्प्लेक्स में, तो समझ जाओ कौन सा आइसोमर शो करेगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सा, लिंकेज आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट लिंकेज आइसोमरिज्म के बाद जो है एक और आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनेंगे, डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव द डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। जैसे आपको पता होगा, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये वाला पार्ट जो होता है आयोनाइज नहीं होता है, ये वाला पार्ट आयोनाइज हो जाता है, ये वाला पार्ट आयोनाइज नहीं होगा, ये वाला यहाँ तक, और ये बाहर वाला आयोनाइज हो जाता है, जिसे हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। तो ये आयनाइजेबल पार्ट है, तो ये तो टूट जाएगा आयन में, बाकी नहीं टूटेंगे, ये इधर वाला नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब देखो, अगर इसको पानी में डालोगे तो इसमें एक तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, कौन सा, ये COBr(NH3) का होल 5, एक तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, और दूसरा SO4-2, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये और ये, तो दो आयन मिलेंगे इसमें, इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा आयन, Br- मिलेगा, तो इसमें देखो Br मिल रहा, इसमें सल्फेट मिल रहा, इसलिए कैसे हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। डिफरेंट आयन मिलने चाहिए, ठीक है, तो ये शो करेगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, बाकी सबसे में मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हो गया, समझ गए। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, लिगेंड का इंटरचेंज होता है। लिंकेज आइसोमरिज्म में हमने क्या बता दिया, जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, और दूसरा आयोनाइजेशन में आयन चेंज होने चाहिए। ओके, अगला, हाँ, और इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, हाँ अगला, और इसमें इसी बता देना है। देखो दूसरा ये पूछा था कि गिव द आईपीएसी नेम ऑफ द आयन। देखो इसका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बना लोगे, बिल्कुल सर। अब देखो पहले NO3 अंदर है, अब NO3 बाहर कर दो, क्लोरीन अंदर ले लो, तो देखो इसका बन गया Na और NH3 का, यहीं पे दिखा दे रहा हूं, होल थ्राइस। अब Cl अंदर ले लिया है और NO3 बाहर ले लिया, तो ये देखो दोनों आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। देखो इसमें क्लोरीन आयन मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, नाइट्रेट, इसमें क्लोरीन मिलेगा, इसमें नाइट्रेट। तो ये आयोनाइजेशन, इसका आईपीएसी नाम पूछा, तो आईपीएसी नाम याद है। देखो आईपीएसी नाम, काउंटर आयन अगर निगेटिव है तो हम नाम किसका लिखेंगे, सबसे पहले किसका लिखेंगे, हम लिगेंड का। तो लिगेंड कितने यहाँ पर है, ये अमाइन भी लिगेंड है और क्लोराइडो भी है। तो क्लोराइडो में C आता है और अमाइन में A आता है, तो इसलिए अमाइन पहले लिखा जाएगा, A आएगा, क्लोराइडो बाद में। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, तीन है तो ट्राई, फिर क्लोराइडो, ट्राई अमाइन
क्लोराइडो, फिर क्या लिखेंगे निकिल, ठीक है निकिल, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका, तो कितना आ जाएगा, देखो इसका x मान लो, इसका x हो जाएगा। अमोनिया 0 होता है और क्लोरीन का -1 और इसका भी -1 हो जाएगा बराबर 0, तो कितना आ जाएगा -2 उधर जाएगा तो +2, तो यहाँ कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो निकिल सेकेंड रोमन नंबर में लिखे निकिल सेकेंड, ओके। तो ये इसका क्या है निकिल सेकेंड, और बाद में काउंटर आयन तो नाइट्राइटो में लिखना, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, अगर ये अंदर होता तो नाइट्राइटो लिखा जाता है, ये बाहर है तो क्या लिखेंगे नाइट्रेट, क्या लिखेंगे नाइट्रेट। डन, ट्राइअमाइन क्लोराइडो निकिल सेकेंड नाइट्रेट, ओके। अब राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द फॉर्म, अच्छा इसका पूछा फार्मूला बताओ, ट्राइअमाइन क्लोराइडो निकिल सेकेंड नाइट्रेट। अच्छा अच्छी बात है कि ये सेम ही है, ट्राइअमाइन क्लोराइडो, ये इसी का फार्मूला बन गया, देखो ट्राइअमाइन, ये देखो फार्मूला लिखा भी है, ट्राइअमाइन क्लोराइडो निकिल सेकेंड नाइट्रेट, सेम है नहीं, तो यही फार्मूला भी पूछा इन्होंने, तो ये फार्मूला आप बना के दिखा सकते हो, बना लोगे कि नहीं, करना क्या है बस, उसने पूछा है ट्राइअमाइन, तो 3 अमाइन हो गए, लिख देना पहले, क्लोराइडो तो 1 क्लोरीन लगा देना, निकिल तो निकिल है हमारा सेंट्रल मेटल, और सेकेंड नाइट्रेट है ना, तो सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि इसका एक माइनस इसका माइनस, बस थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना आना चाहिए, तब आप जो है इससे फार्मूला आराम से बना सकते हो। अगला हेक्सामाइन निकिल सेकेंड क्लोराइड, इसका भी आपको फार्मूला बनाना, तो हेक्सामाइन अब देखो समझो कैसे बैलेंस करना है, देखो बेटा हेक्सामाइन निकिल, तो निकिल है सेंट्रल मेटल लिख दिया, हेक्सा मतलब 6, अमाइन मतलब NH3, तो इसका होल 6 लिख दिया, हेक्सामाइन निकिल हो गया। अब सेकंड फिर क्लोराइड भी लगा, तो अब क्वेश्चन ये है कि Cl लगाए कि Cl2 लगाए, ये देखो तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ इसको x मान लो, इसका 0 होता है और हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए कितनी 2, तो इसका 0 ही हो गया, बचा 1, तो 1 माइनस 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, तो हमें 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो 2 माइनस हो जाएगा, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस हो जाएगा, तो बन गया देखो हेक्सामाइन निकिल सेकेंड क्लोराइड। अब यहाँ Cl2 लिया जाएगा, समझे बात नहीं, ये काउंटर आयन होता है बेटा, ठीक है, तो बाहर जो होगा Cl2 लिया जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो अगर, तो राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके आईपीएसी नाम लिखना है। तो आईपीएसी नेम थोड़ा सा आपको आना भी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, आईपीएसी नेम पूछा सकता है। तो यहाँ पे आईपीएसी नाम लिखना है, तुम लोग देखो आईपीएसी नाम लिखने का थोड़ा तरीका बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप देखो, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ये लिगेंड होता है, ठीक है, और ये सेंट्रल मेटल है, ये काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन निगेटिव है बाहर, क्लोरीन तो कैसे चालू होगा निगेटिव, अगर काउंटर आयन निगेटिव है तो उसका नाम बाद में लिखेंगे, अगर पॉजिटिव होता तो उसका नाम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो काउंटर आयन निगेटिव है तो नाम बाद में लिखेंगे, इसका नाम सबसे बाद में लिखेंगे। तो इसमें अंदर अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो अमाइन है कितने 6, तो लिखेंगे हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, फिर क्या लिखेंगे कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका X, अमोनिया 0 न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 है तो 3 माइनस बराबर 0, तो उधर जाएगा +3, कोबाल्ट थर्ड रोमन नंबर में लिखेंगे। अब काउंटर आयन क्लोराइडो इसको मत लिखना, क्योंकि काउंटर आयन है तो क्लोराइड लिखा जाएगा, क्या लिखा ट्राई भी पर लगाना, क्या लिखा जाएगा क्लोराइड। अगर ये अंदर होता है इसके तो क्लोराइडो, लिगेंड कितना वर्क करता है क्लोराइडो, तो हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। दूसरा नाम देखो बेटा, दूसरा है Cl2 भी है, इथाइलिन डायमाइन भी है, और ये क्या है, ये आपका जो है काउंटर आयन, ये क्या है काउंटर आयन। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ। सबसे पहले इथाइलिन डायमाइन, देखो अगर जो किसी लिगेंड में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, जैसे पहले से ही डाई ट्राई है, तो उसके लिए हम लोग 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, तो कितने यहाँ पे देखो इथाइलिन डाई अमाइन, पहले से ही डाई आ रहा है, इथाइलिन डाई अमाइन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर 20 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 है देखो, और 3 होते तो 30 लगाते। तो अब क्वेश्चन है इथाइलिन में E आता है, क्लोराइडो में C आता है, तो क्लोराइडो पहले लिखेंगे, तो कितने हैं 2 हैं, तो लिखेंगे डाई क्लोराइडो, समझेगा नहीं, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो डाई से नहीं मतलब इससे मतलब क्लोराइडो, तो C पहले आता है ABCD में, इसलिए डाई क्लोराइडो। फिर यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे 20। अब 20 इथाइलिन डाइअमाइन लिखो या एथेन 1,2 डाइअमाइन लिखो, आईपीएसी नेम भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। तो इथाइलिन डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो इथाइलिन डाइअमाइन, फिर लिखेंगे प्लेटिनम
8 नहीं लगेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला होता तो 8 लगता सेंटर मेटल में। तो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ है, नाइट्रेट में एक माइनस होता तो 2 ये है, तो 2 2 4, प्लेटिनम फोर्थ और फिर क्या आ जाएगा नाइट्रेट, प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट। ओके, ये हो जाएगा, डाई नहीं लगाना, नाइट्रेट, प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट। डन। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई कैटायन है तो उसका नाम पहले लिखते हैं, एनायन है तो बाद में लिखा है, इसलिए नाइट्रेट को बाद में लिखा है। डन। अब आ जाइए नाम थर्ड वाला। देखो बेटा थर्ड वाले का नाम अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी इथाइल डाइमाइन है, तो अब 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिस। क्या लगेगा, ट्रिस, क्योंकि इसमें भी डाई पहले से आ रहा है न्यूमेरिकल में फिक्स, तो लगाएंगे ट्रिस। फिर क्या लिखेंगे, एथेन, अच्छा एथिलीन डाइमाइन लिख लो या एथेन 1,2 डाइमाइन, दोनों सही है। तो लिखेंगे एथिलीन डाइमाइन, ट्रिस एथिलीन डाइमाइन। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। अब देखो चार्ज पहले से लगा यहां पर, तो आप यहां आयन लगा देना, कैटायन आयन कुछ नहीं, बस खाली आयन, चाहे आयन हो चाहे कैटायन, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव, आयन लगता है। ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। आप देखोगे बुक में कहीं कहीं आयन नहीं भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको जो है फार्मूले से नाम बनाना होता है तब थोड़ा सा आयन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आयन जो है लगा दो, ज्यादा सही है, फिर आप आयन लगा दो, क्योंकि रूल यही है, आयन आपको लिखना, बुक में कहीं कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिख रखा है, तो फिर आप आयन लगेगा। अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बाहर है तो आयन लगा देना है, तो नाम हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। अगर नाम देखते हैं प्लेटिनम NH3 का नाम बताओ भाई, क्या होगा, देखो बताओ, नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिखो लिखो इसका नाम लिखो। सबसे पहले देखो इसमें अमाइन भी है, क्लोराइडो भी है और मिथाइल अमाइन भी है, 3 लिगेंड है। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा अमाइन का, क्योंकि ए आएगा, फिर क्लोराइडो, फिर मेथिल अमाइन लिखा जाएगा, क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे। तो 2 है तो क्या लिखोगे, डाई अमाइन, 2 है तो क्या लिखोगे, डाई अमाइन। फिर Cl तो लिखेंगे क्लोराइडो, डाई अमाइन क्लोराइडो, एक ही है ना तो क्लोराइडो। फिर लिखेंगे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, तीनों लिगेंड हो गए। अब आते हैं प्लेटिनम, लिखेंगे प्लेटिनम। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इस पे -1 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 है बराबर 0। ठीक है, तो ये -2 -1 हो जाएगा, उधर जाए +2, तो प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा। क्यों भाई, प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद डाइअमाइन क्लोराइड जो है, डाइअमाइन क्लोराइडो मिथाइलमाइन प्लेटिनम सेकेंड। अब क्या बचा, क्लोरीन, तो क्लोराइडो में लिखना, क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्यों, क्योंकि काउंटर आयन है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड। डन। चलो तो ये तो नाम हो गया। अगला अब देखो इसका नाम क्या लिखोगे, K3Fe2O4 का C2O4 का होल साइज, ये अपने आप लिखो, लोग कमेंट में लिखिए। तो नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो, इसको ऑक्सीलेट कहते हैं, ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर आयरन, नहीं सॉरी इसका नाम देखा, इसका नाम तो अच्छा है, देखो सॉरी यहां देखो, ये पोटेशियम आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया बाहर। अगर मैं कहा था कैटायन बाहर है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे, ट्राई वाले नहीं लगेगा, नाम लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। अब इसमें फरेट लगेगा, 8 लगेगा। सेंट्रल मेटल में 8 तब लगता है जब कोई कैटायन बाहर हो, समझे, क्योंकि कैटायन बाहर होगा तो यहाँ आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई कैटायन बाहर होगा तो सेंट्रल मेटल में 8 लगता है, जैसे कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, फरेट तो फरेट है, सिल्वर होता है अर्जेंटीन, और गोल्ड का लिखा जाता है मैग्नेट, है ना, तो इसीलिए इसका फरेट लिखा जाएगा। तो नाम होगा इसका पोटेशियम, लिख लोगे, चलो लिखो, अपने आप बता दे रहा हूं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फरेट, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 3। देखो पोटेशियम का 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 पोटेशियम है तो लिखेंगे 3 प्लस, इसको x मान लो, और यहाँ पे C2O4 2 माइनस होते हैं, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 6 बराबर 0, तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो नाम अपने आप लिख के देखो, कमेंट बॉक्स में डालिए। देखो नाम हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आप लिखिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फरेट, ठीक है, थर्ड, फरेट थर्ड, इसका भी नाम आप लोग लिखिए। इसका देखो बता दें थोड़ा सा, देखो इसमें अमाइन भी है, नाइट्राइटो भी है, तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा इसमें काउंटर आयन है नहीं बाहर, कोई है नहीं है, तो नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो N। जब लिखना तो बाद में ट्राई नाइट्राइटो N जरूर लगाना, नाइट्राइटो N, क्योंकि इसमें
नाइट्रोजन डोनर एटम है, अगर ONO लिखा होता है तो नाइट्राइटो O लिखा जाता है ना, अगर ONO होता तो नाइट्राइटो O लिखा जाता है। तो ट्राई अमाइन, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा 3rd, क्योंकि NO2 पे एक माइनस होता है, 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो नाम लिख लोगे, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, नाम समझ गए होगे, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट 3rd। ओके, तो ये थे आईपीसी नेम जो तुमको मिलेंगे इसमें, आईपीसी नेम भी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें अगर ध्यान से देखते हैं तो इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी आयोनाइजेबल क्लोरीन, इसमें पूछना आपको आयोनाइजेबल क्लोरीन कितने जो है आयोनाइज होंगे। तो देखो सबसे पहले बहुत इजी है, Cr क्लोरीन Cl3 6H2, मतलब Cr तो होता है +3 में होता है, तो +3 का मतलब डबल कितना होगा 6, तो इसको 6 लिगेंड के साथ जोड़ना है। तो 6 लिगेंड यानी कि क्लोरीन, देखो CrH2O का होल 6, और जो 3 क्लोरीन बचे हैं, क्योंकि 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, समझे नहीं, तो 3 जो बचे वो बाहर भेज देंगे Cl3। तो जो बाहर वाले होते हैं वही आयोनाइज होते हैं, जो बाहर वाले होंगे वही आयोनाइज होंगे, ये तो पूरा आयोनाइज होता नहीं है। तो इसमें कितने आयन मिलेंगे, क्या पूछा, हाउ मेनी आयन, क्लोरीन पूछा, आयोनाइजेबल क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन ये बाहर है, यही आयोनाइज होंगे, तो नंबर ऑफ क्लोरीन आयोनाइज 3, समझ रहे हो नहीं, 6 तो बॉन्ड बनाएगा, जैसे क्रोमियम यहाँ पर देखो, क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 तो वाटर मिल रहा है इसको, लेकिन क्लोरीन अब 5 मिल रहा है, एक और कंपाउंड 6 बॉन्ड बनाएगा, तो एक क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो CrH2O का होल 5 और एक Cl अंदर लेना पड़ेगा, 2 Cl बाहर भेजना पड़ेगा। एक Cl क्यों अंदर लिया है, क्योंकि 6 बॉन्ड दिखाना ना, तो 5 तो है ही, एक ही हो गया, तो अब बाहर वाला क्लोरीन आयनाइज होगा केवल, 2 क्लोरीन है तो कितना आयन हो जाएंगे, 2 है ना, बाहर वाला ही क्लोरीन आयनाइज होगा केवल। अब यहाँ पर देखो Cr Cl3 तो देखो यहाँ पर Cr तो लेके 4 तो वाटर मिल रहे हैं इनको, चलो ठीक है, लेकिन 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 बॉन्ड दिखाना ना, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लेंगे अंदर, तो एक क्लोरीन बचा वो बाहर चला जाएगा, तो आयोनाइजेबल क्लोरीन कितने हैं, यहाँ आ जाओ PtCl4 3NH3। अब PtCl4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने, ऑक्सीडेशन नंबर में Pt है 4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसका मतलब Pt भी यहाँ पर जो है कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होना चाहिए, तो 6 कैसे शो होगा, देखो इधर Pt और यहाँ पे अमोनिया कितने, 3, तो 3 तो अमोनिया लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन हमें कितना यूज करना पड़ेगा, 3, तो Cl3 अंदर लेंगे, तो एक क्लोरीन बाहर भेज देंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के 1 हो जाएंगे, समझे बात नहीं। देखो प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम जो होता है वो +2 में होता है और प्लेटिनम +4 में होता है, अगर +2 में होगा तो कितने होंगे, 4 लिगेंड, और 4 में होगा तो 6 लिगेंड, तो यहाँ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगी, देखो 4 क्लोरीन है तो -4 लिखोगे, इसलिए यहाँ 6 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी, तो 6 लिगेंड कैसे दिखाओगे, 4, 3 तो अमोनिया हो जाएंगे और 3 क्लोरीन हो जाएंगे, तो एक क्लोरीन बचेगा तो आयनाइज हो जाएगा, तो ये क्लोरीन आयनाइज हो जाएगा, समझ में नहीं आया, तो ये आयनाइजेबल क्लोरीन हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, ये तो पढ़ने वाला है, देख सकते हो आप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे पहचानोगे, देखो इधर सिंपल है, कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन भी लिख रखी है मैंने, देखो यहाँ द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ सेंटर मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कितने लिगेंड अटैच है, जितने लिगेंड सेंटर मेटल से अटैच है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो देखो AgCl का होल ट्वाइस, यहाँ कितने लिगेंड अटैच है बताओ, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन होल थ्राइस, तो लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इथाइलिन डायमाइन कैसा लिगेंड होता है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो बाइडेंटेड लिगेंड में एक बाइडेंटेड, इसमें एक अमाइन में 2 डोनर एटम है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा जाएगा। यहाँ आ जाओ COCl, एक तो ये लगा है, 5 अमोनिया लगे, तो 5 ये और 1 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, इससे मतलब नहीं होता है, आपको लिगेंड देखना है, समझे नहीं, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। तो कितने लिगेंड जो है लोन पे डोनेट कर रहे हैं सेंटर मेटल को, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगला होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, होमो मतलब होता सेम, अगर सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं तो होमोलिप्टिक, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो हेटेरोलिप्टिक, समझ गए भाई, अगर सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं तो होमोलिप्टिक और डिफरेंट टाइप के तो हेटेरोलिप्टिक। अगर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में देखो अलग अलग होंगे, जैसे इसका एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, दे रखा नहीं दिया हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और कॉर्डिनेटर, चलो इसमें छूट गया, बता दे रहा हूं, जैसे मान लो ऐसे दिया कोई भी ले लो, जैसे मान लो अभी मैंने दिया CO, ठीक है, Cl2 और मान लो ले लिया इथाइलिन डायमाइन, ठीक, ऐसे ले, तो उसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो हो जाएगा हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, अगर सेम टाइप के लिगेंड होते हैं अंदर तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, डन।
चिलेटिंग लिगेंड पहले बता दिया था जो रिंग बनाते हैं। तो द लिगेंड्स विच फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कोऑर्डिनेटिंग थ्रू द टू आर मोर डोनर ग्रुप, तो दो या दो से अधिक डोनर ग्रुप हों, जैसे इथाइलिन डायमंड, बाइडेंटल लिगेंड, ऑक्सीडाइन, ईडीटीए, ये सब चिलेटिंग लिगेंड बनाते हैं। ये स्टेबल भी होते हैं, पहला क्वेश्चन यही था। एम्बिडेंटल लिगेंड भी, एम्बिडेंटल लिगेंड हमने लिंकेज एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है, वो होते हैं जो दोनों साइड से बॉन्डिंग करते हैं, है ना। द लिगेंड्स विच फॉर्म बॉन्ड सेंट्रल मेटल इन द टू डिफरेंट वे नोन एज एम्बिडेंटल लिगेंड, जैसे NO2, NC, ये सब एम्बिडेंटल लिगेंड। डन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिस्प्लेटिन? तो आप सब लोग जानते हैं सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं हम लोग किसमें? कैंसर के ट्रीटमेंट में। किसमें करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये अब 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, और इस पे क्वेश्चन तुमको मिलने है, ये मान के चलो, विश्वास रखो, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। अब जो है अगला जो आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और नेक्स्ट डे पे प्रोवाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सारे जो है अभी 4 या 5 दिन के अंदर आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, बट सपोर्ट आपका चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। इंडियन क्लास में थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।